क्या कभी आपने सोचा है कि आप जो सेल्फी लेकर डिलीट कर देते हैं, या फिर आप जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, या फिर अपने ब्राउजर पर कुछ सर्च करते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, इन सबसे ना बड़ी बड़ी कंपनीज और ब्रांड्स को पैसे कमाने का स्कोप दे देते हैं। अपनी डेली लाइफ में आपकी सर्चिंग हैबिट्स, आपकी बातें, आपका कम्युनिकेशन, आपकी घूमने की प्लानिंग, आपके वेब ब्राउजर की कुकीज, किसी रेस्टोरेंट में जाना, होटल, मॉल या कैफे में आपकी चेकिंग एक्टिविटीज और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, आपकी लोकेशन ऑन रहना, जॉब सर्चिंग पोर्टल्स पर जॉब ढूंढना, ये सब कुछ ना किसी कंपनी के लिए एक जरिया है प्रॉफिट अर्निंग का। सिंपल भाषा में कहे तो जो दुकानों, शोरूम्स और इवन फुटपाथ पर बिकते हैं वो तो प्रोडक्ट्स हैं ही, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए हम इंसान भी चलते फिरते प्रोडक्ट्स हैं। और अपनी चीजों को हम तक पर्सनलाइज्ड वे में पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है इंटरनेट। अभी जो मैंने इंसानों की आदतें बताई ना, यानी डिजिटली एक्टिव रहते हुए अपनी डेली लाइफ को सोशल मीडिया पर स्टोरी, पोस्ट, रील्स या चेक इन के जरिए शेयर करना, इन सब से जनरेट होता है डेटा और इन डेटा पर रहती है बड़ी बड़ी कंपनीज की नजर। इन्हें इकट्ठा करके इन पे अप्लाइड साइंस इंप्लीमेंट करके हमारी नजर में बेकार की इंफॉर्मेशन को कंपनीज वैल्यूएबल डेटा में कन्वर्ट करती हैं और बढ़ाती है अपना बिजनेस एम्पायर। बड़ा बनता है ब्रांड, खड़ी होती है बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री। डेटा को काम लायक बनाने का यही मेथड कहलाता है डेटा साइंस, जिसकी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री आप अभी देख रहे हैं infinitystream.tv पर। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि infinitystream.tv की परंपरा है कि किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम उसकी हिस्ट्री आपको जरूर बताते हैं, तो आज भी ये ट्रेडिशन फॉलो की जाएगी। तो डेटा साइंस ये टर्म सबसे पहले सुनने में आई थी साल 1960 में। इसे एक नए प्रोफेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया गया, जो ये बताता है कि दुनिया भर में जनरेट हो रहे लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को कैसे समझना है, उसे कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे उससे बिजनेस बढ़ाना है और मैनकाइंड की भलाई के लिए उसे कैसे यूज करना है। उस टाइम ऐसा कोई इफेक्टिव टूल नहीं था जिससे कि ये समझा जा सके कि आने वाले 50 सालों में मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा का करना क्या है। लेकिन टाइम के साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी में डेटा साइंस एक डिसिप्लिन बनकर इवॉल्व होता रहा और आज डेटा साइंस लगभग हर एरिया में यूज होता है। एजुकेशन, मेडिकल रिसर्च, मार्केटिंग, मेडिसिन, एंटरटेनमेंट, एडवर्टीजमेंट, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ड्राइवरलेस कार मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी सेक्टर बचा नहीं है जहां डेटा साइंस अप्लाई नहीं होता है। तो चलिए अब जरा इसकी डेफिनेशन समझते हैं और कंप्यूटर साइंस की भाषा में समझते हैं कि क्या है डेटा साइंस। डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसे किसी बिजनेस के लिए मीनिंगफुल इंसाइट्स यानी काम लायक जानकारी में तब्दील करना ही डेटा साइंस है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कॉम्बिनेशन, जिसे लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे एनालिसिस से डेटा साइंटिस्ट को हेल्प मिलती है इस तरह के सवाल जवाब ढूंढने में कि व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड, व्हाट विल हैपन एंड व्हाट कैन बी डन विद द रिजल्ट्स। तो दुनिया भर में डेटा जो है ना, वो कुछ इस कदर जनरेट हो रहे हैं जैसे आप एक सुपर कार में बैठे हैं और टॉप गियर लगाकर उसे फुल एक्सेलरेशन पर डाल दिया है। मल्टीपल डेटा सोर्सेज और सबसिक्वेंट डेटा ने डेटा साइंस को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड में तब्दील कर दिया है और इसके अराउंड डेवलप हो चुकी है मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री। अब नतीजा ये निकला है कि डेटा साइंस के एरिया को और डेटा साइंटिस्ट के प्रोफेशन को हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ द 21st सेंचुरी का खिताब दे दिया है। अब दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस डेटा साइंटिस्ट की टीम बना रहे हैं या आउटसोर्सिंग के जरिए स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इंटरप्रेट करवा करके मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं और इम्प्रूव करवा रहे हैं अपना बिजनेस आउटकम। अब जरा नजर डालते हैं कि अगर आप डेटा साइंटिस्ट बन गए तो डेटा साइंस के साथ आपका दिन कैसे गुजरेगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या होगी आपकी जिम्मेदारी। मान लीजिए श्रुति डेटा साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो सबसे पहले उसमें अपने क्लाइंट्स की बिजनेस रिक्वायरमेंट समझने की एबिलिटी होनी चाहिए कि क्लाइंट अपने बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। इसलिए श्रुति अपने क्लाइंट से बहुत सारे सवाल पूछती है और क्लाइंट के आंसर्स को बड़े गौर से सुनती है ताकि वो ये समझ सके कि क्लाइंट का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। डेटा साइंटिस्ट होने की ये एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है
जो श्रुति में है कि वो वाई वाले सवालों के साथ तैयार रहती है। इसके बाद क्लाइंट से जुड़े डेटा को मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करती है ताकि वो डेटा एक्विजिशन कर सके। डेटा एक्विजिशन के लिए वेब सर्वर्स, लॉग्स, डेटाबेसेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API और ऑनलाइन रिपोजिटरीज जैसे मीडियम्स को श्रुति यूज करती है। डेटा एक्विजिशन को डेटा गैदरिंग भी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रोसेस है डेटा प्रिपरेशन, जिसमें डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया जाता है। डेटा क्लीनिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसमें डेटा गार्बेज को साफ किया जाता है, यानी मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, मिसस्पेल्ड एट्रीब्यूट्स जैसे डेटा को रिजेक्ट कर दिया जाता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में काम लायक डेटा को डेटाबेस में ट्रांसफर करने से पहले उन्हें स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार किया जाता है। इसके लिए ETL यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड टूल्स का यूज किया जाता है। टैलेंट और इन्फॉर्मेटिका कुछ यूजफुल डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स हैं। इससे श्रुति की टीम को डेटा स्ट्रक्चर पैटर्न्स डेवलप करने में और उन्हें समझने में मदद मिलती है। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डेटा का अब करना क्या है? इस सवाल का जवाब श्रुति को मिलता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से। इसे इसलिए यूज किया जाता है ताकि श्रुति जैसे डेटा साइंटिस्ट डेटा सेट्स को एनालाइज और इन्वेस्टिगेट कर सके, डेटा के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स समझ सके और डेटा विजुअलाइजेशन कर सके। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे स्किप नहीं किया जा सकता, वरना अगले स्टेप यानी डेटा मॉडलिंग में आएगी काफी सारी दिक्कतें। तो डेटा मॉडलिंग में ये देखा जाता है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डेटा का कौन सा मॉडल ज्यादा यूजफुल साबित होगा। इसलिए डेटा पर यहाँ KNN, डिसीजन ट्री, नेटिव बायस जैसे मशीन लर्निंग टेक्निक्स अप्लाई किए जाते हैं। अलग अलग डेटा मॉडल्स की टेस्टिंग भी की जाती है ताकि बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट फिट डेटा मॉडल डिसाइड हो सके। इसके लिए पाइथन, R और SAS यानी कि SAS जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और टूल्स यूज किए जाते हैं। अगला स्टेप आता है डेटा विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि अब श्रुति दोबारा से अपने क्लाइंट से मिलेगी और उन्हें प्रेजेंटेशन के साथ डेटा दिखाएगी ताकि क्लाइंट को, कंपनी को और बिजनेस स्टेक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स को डेटा दिखाकर कन्विंस किया जा सके कि कौन सा मेथड उनके बिजनेस के लिए सूटेबल साबित होगा। इसके लिए टेबलू, पावर BI यानी बिजनेस इंटेलिजेंस, क्लिकव्यू जैसे टूल्स से बनाया गया प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। इसके बाद क्लाइंट की हामी लेकर के श्रुति और उसकी टीम उस मॉडल को टेस्ट करती है और देखती है कि आउटपुट कैसा निकल रहा है। फिर उसे रियल टाइम एनवायरनमेंट में अप्लाई किया जाता है और रिजल्ट देखे जाते हैं ताकि क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं। रिजल्ट पॉजिटिव आने पर इस मॉडल को कंटिन्यू किया जाता है और श्रुति उसे मॉनिटर भी करती है। तो इस तरह से डेटा साइंस पर श्रुति जैसे ढेर सारे डेटा साइंटिस्ट अपना प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। जब भी हम कोई चीज पढ़ते, सुनते या देखते हैं तो उसका मेन पर्पस होता है नॉलेज गेन करना। अगर आप अपने लिए डेटा साइंस को करियर ऑप्शन की तरह देख रहे हैं या किसी को एडवाइस भी करना चाहते हैं तो डेटा साइंस का पर्पस आपको समझना बहुत जरूरी है। मतलब इसका यूज किस चीज के लिए होता है। तो डेटा साइंस के मेजर 4 यूजेस हैं। चलिए थोड़ा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। किसी भी चीज की जब डिटेल्ड स्टडी करनी होती है तो हमें चाहिए होता है डेटा, ताकि उसकी एनालिसिस करके ये समझा जा सके कि प्रॉब्लम कहाँ है और हमें सुधार कहाँ करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रैड हॉक की बॉल पर एक बार सचिन आउट हो गए थे, तो उस बॉल पर सचिन का सिग्नेचर उन्होंने लिया था। तब सचिन ने कहा था कि आगे ऐसा नहीं होगा और सचिन दोबारा कभी ब्रैड हॉक की बॉल पर आउट नहीं हुए। तो यहाँ सचिन ने ब्रैड हॉक की बॉल्स की एनालिसिस की होगी, उनकी बॉलिंग को देखा होगा और अपनी गलती पहचानी होगी। क्रिकेट में इसी तरह एनालिसिस होते हैं। बात जब बिजनेस की आती है तो यहाँ पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स जैसे डेटा विजुअलाइजेशन प्रोसेस के जरिए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस निकाली जाती है। जैसे कि अगर कोई एयरलाइन कंपनी फ्लाइट बुकिंग सर्विस की इनसाइट्स निकलवाए तो उन्हें जो डेटा मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा, जैसे पर डे कितने टिकट्स बुक हुए, बुकिंग स्पाइक्स क्या रहे, बुकिंग स्लम्प्स यानी डाउनफॉल, हाई परफॉर्मिंग मंथ्स, हाई बुकिंग टाइम्स, हाई परफॉर्मिंग रीजन्स वगैरह वगैरह। दूसरा यूज है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। इसे डेटा की दुनिया में डीप डाइविंग कहते हैं। जैसे कि आपका पर्पस जब बिगर होता है या आपको किसी सवाल का जवाब ढूंढना होता है, तब हम वाई का आंसर ढूंढते हैं। इसी तरह डेटा साइंस में डायग्नोस्टिक एनालिसिस के जरिए डिटेल्ड डेटा एग्जामिनेशन की जाती है
और ये समझने की कोशिश होती है कि व्हाई समथिंग हैपेंड। डायग्नोस्टिक एनालिसिस की कुछ खूबियां हैं: ड्रिल डाउन, डेटा डिस्कवरी, डेटा माइनिंग और कोरिलेशंस। मल्टीपल डेटा ऑपरेशंस के जरिए कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स निकाले जाते हैं। अभी जो फ्लाइट बुकिंग वाला एग्जांपल मैंने दिया था, उसी में एयरलाइन कंपनी ड्रिल डाउन प्रोसेस में ये देखती है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में हाई परफॉर्मेंस कैसे मिला है और टिकट सबसे ज्यादा अगर बुक हुई है तो किस वजह से। इससे ये समझ में आता है कि अगर किसी शहर से किसी दूसरे शहर में अगर बहुत से लोगों ने ट्रैवल किया है तो क्या कोई त्योहार था, कोई स्पेसिफिक इवेंट था या कुछ और। जैसे छठ पूजा में बस, ट्रेन और फ्लाइट्स बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहती हैं। त्योहार में घर लौटने के लिए ऑटोमेटिकली बुकिंग पीक पर रहती हैं। उसी लिहाज से सर्विसेज बढ़ाई जाती हैं, ट्रेन में एक्स्ट्रा डब्बे जोड़े जाते हैं। डेटा साइंस का तीसरा सबसे बड़ा फायदा है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। इसके जरिए एक्यूरेट फॉरकास्ट किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो भविष्यवाणियां की जाती है। ये किसी भी एरिया से जुड़ा हो सकता है। यहाँ मशीन लर्निंग, फोरकास्टिंग, पैटर्न मैचिंग और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के जरिए उन इवेंट्स को प्रिडिक्ट किया जाता है जो फ्यूचर में हो सकती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एनालिसिस करके वेदर फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी कंट्री की जीडीपी आगे जाएगी या डाउनफॉल दिखेगा, शेयर मार्केट में किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से फील्ड में नौकरी बढ़ेगी, मंदी आएगी या नहीं, महामारी फैलेगी या नहीं, इस तरह के कयास लगाए जाते हैं। ऐसा काम ह्यूमन ब्रेन के लिए मैन्युअली परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाती है। दोबारा से अगर फ्लाइट सर्विस का ही एग्जांपल दे तो किसी नए साल में फ्लाइट बुकिंग्स की ओपनिंग कैसी रहेगी, किस महीने में सबसे ज्यादा बुकिंग्स होगी, इस तरह का प्रिडिक्शन किया जाता है। इसके लिए प्रीवियस डेटा और रिपोर्ट्स को भी एनालाइज किया जाता है। ऐसा करके अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज सर्विसेज और डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं। यहाँ तक कि टिकट प्राइस भी डिसाइड किए जाते हैं। इनफैक्ट कोरोना पैंडेमिक के दौरान जब पेट्रोल, डीजल यानी फॉसिल फ्यूल की डिमांड पूरी तरह से घट गई थी, उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड बढ़ने लगी। लोग एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक हुए, लोगों की हैबिट्स बदलने लगी। जैसे लोग सिनेमा हॉल और थिएटर्स के बदले ओटीटी पर आ गए, तो ऐसी चीजों को भी एनालाइज किया गया। कितने लोग ओटीटी पर है, किस एज ग्रुप के सबसे ज्यादा है, किस तरह के कंटेंट्स लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं, व्यूअर्स में इनकम करने वाले लोग कितने हैं, गांव के कितने लोग देख रहे हैं और शहरों में कितने लोग देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। चौथा है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये ना सिर्फ किसी बिजनेस के बारे में प्रिडिक्शंस करता है, बल्कि बिजनेस को बढ़ाने में कई तरह के एक्शंस भी सजेस्ट करता है। इसके लिए ग्राफ एनालिसिस, सिमुलेशन, कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग के जरिए रिकमेंडेशन भी किए जाते हैं। एक बार फिर से अगर हम फ्लाइट बुकिंग एग्जाम्पल पर आए तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये बता सकता है कि किस तरह के हिस्टोरिकल मार्केटिंग कैंपेन्स को अपनाकर कंपनी अपना बिजनेस मैक्सिमाइज कर सकती है। एक डेटा साइंटिस्ट ये पता लगाने में हेल्प करता है कि किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना करके टिकट बुकिंग में ज्यादा आउटकम निकाला जा सकता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रिडिक्ट किया कि 2023 में अगर 50 करोड़ लोग फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे, तो डेटा साइंटिस्ट ये भी बता सकते हैं कि अखबार में, वेबसाइट्स पर, टीवी पर, रेडियो या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कहाँ ज्यादा मार्केटिंग करनी चाहिए। इससे कंपनीज बेटर डिसीजंस ले पाती है। फिर उसी लिहाज से पूरी टीम काम पर लग जाती है। अब आज के डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में डेटा साइंस क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आप इसके बेनिफिट से ही समझ पाएंगे। तो कुछ की पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया भर की कंपनीज जिस तरह से ऑपरेट करती हैं, डेटा साइंस ने उसमें रेवोल्यूशन ला दिया है। चाहे साइज में कोई बिजनेस छोटा हो या बड़ा, डोमेस्टिक हो या ग्लोबल, हर कंपनी को कंपटीशन में बने रहने के लिए डेटा साइंस स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई बिजनेस हाउस डेटा साइंस की मदद ले रहा है तो उसे कुछ की बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे दुनिया भर की कंपनीज को डेटा साइंस नए पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स डिस्कवर करने में हेल्प करता है। ये तरीका कंपनी को सीधे ट्रांसफॉर्म होने में मदद करता है। जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट में कंपनी लो कॉस्ट चेंजेस करके अपने प्रॉफिट मार्जिन पर मैक्सिमम इम्पैक्ट ला सकती है। जैसे अगर किसी यूएस बेस्ड टेक्सटाइल कंपनी को अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग करवाने में 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो दुनिया भर में सस्ती लेबर कॉस्ट का डेटा एनालिसिस करवाकर कंपनी को मालूम चले कि अगर मैन्युफैक्चरिंग साउथ एशिया में करवाई जाए तो लेबर कॉस्ट 50,000 पड़ेगा। साथ ही कंट्री को वैल्यूएबल रिसोर्सेस यूज नहीं करने पड़ेंगे।
तो कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया और बांग्लादेश जैसे लो कॉस्ट लेबर प्रोवाइड करने वाले देशों में शिफ्ट करेगी, जबकि प्रोडक्ट्स उसी रेट में बिकेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं तो आप यहाँ मान लीजिए ई कॉमर्स कंपनी को ये पता लगा कि बिजनेस आवर्स के बाद भी बहुत सी कस्टमर क्वेरीज जनरेटेड हो रही हैं। तो डेटा साइंस सर्विसेज से इन्वेस्टिगेशंस करवाकर ये रिवील हुआ कि कस्टमर्स को किसी इंक्वायरी के बाद अगर तुरंत रिस्पांस मिले तो वो अगले दिन वाले रिस्पांस के मुकाबले क्विक रिस्पांस पर ज्यादा कन्विंस होता है और सेल ज्यादा होती है। तो कंपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए इम्प्लीमेंट करेगी 24/7 कस्टमर केयर सर्विस। अब सेम कंपनी का रेवेन्यू 30% बढ़ गया है, तो इसका क्रेडिट सिंपली डेटा साइंस को जाएगा। डेटा साइंस का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इससे नए प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को इनोवेट और इंट्रोड्यूस करने में मदद मिलती है। कोई भी कंपनी अपना बिजनेस तभी लूज करती है जब एंड यूजर तक पहुंचने में कोई गैप रह जाता है। ऐसे में डेटा साइंस उस गैप को रिवील करता है और कंपनी का ध्यान उस प्रॉब्लम पर जाता है जो अननोटिस्ड रह गया था। इससे कस्टमर के परचेज डिसीजंस, कस्टमर फीडबैक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बिजनेस प्रोसेस जैसी चीजों की डीप इंसाइट्स मिलती है। इसके बाद कंपनी या तो इंटरनल और या तो एक्सटर्नल चेंजेस इंप्लीमेंट करके उन गैप्स को फिल करती है। सो बेसिकली डेटा साइंस मेथड्स और डेटा साइंटिस्ट कंपनी की सर्विसेज में मौजूद लूपहोल्स को उजागर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन देने वाली कंपनीज डेटा साइंस को यूज करके कंपनी के बारे में सोशल मीडिया पर आए हुए कस्टमर कमेंट्स को एनालाइज करवाती हैं। ऐसे एनालिसिस से पता चलता है कि पीक परचेस टाइम या किसी सीजनल सेल के दौरान कस्टमर्स अपना पासवर्ड भूल गए हैं और कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद कस्टमर पासवर्ड रिट्रीवल सिस्टम से नाखुश है। तो कंपनी बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए अपनी सर्विस इंप्रूव करवाती है। तो ऐसे प्रोसेस जितनी जल्दी इंप्लीमेंट होते हैं उतना ही कस्टमर का भरोसा हासिल होता है। या अगर कोई डिले हुआ तो कस्टमर्स कोई और प्लेटफॉर्म चूज कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंपनी को टैग करते हुए नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं। मतलब सीधा सा है, डेटा साइंस का डायरेक्ट रिलेशन बिजनेस इंप्रूवमेंट और बिजनेस लॉस दोनों से है। और डेटा साइंस का तीसरा बड़ा बेनिफिट है रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, स्पेशली लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस के लिए, चेंजिंग रियल टाइम कंडीशंस पर रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है। इससे बिजनेस एक्टिविटी में रुकावटें पैदा होती हैं और सर्विस इंटरप्रेट होता है। एग्जाम्पल के लिए किसी शिपिंग या लॉजिस्टिक्स सर्विस को ले लीजिए। अगर कोई ट्रक आप तक आपका सामान लेकर आ रहा है और गाड़ी खराब हो गई तो आप तक डिलीवरी टाइम पर नहीं पहुंचेगी। ऐसे में डेटा साइंस की हेल्प से कंपनी को पता चलता है कि फास्टर रूट कौन सा है, कहाँ ट्रैफिक कम है या कोई नियर बाय डिलीवरी सर्विस है जिससे आपका सामान आप तक जल्दी पहुंच जाए। जैसे ही ट्रक ठीक होता है उसे बेस्ट पॉसिबल फास्टर रूट पर भेज दिया जाता है ताकि रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन हो सके। क्योंकि हर बिजनेस का एक ही सिंगल मोटिव होता है, एक सेटिस्फाइड एंड यूजर। अब देखते हैं डेटा साइंस में यूज होने वाले टूल्स एंड टेक्निक्स को, क्योंकि इनके बिना डेटा के जंगल में काम लायक डेटा ढूंढना पॉसिबल नहीं है। ये डेटा साइंटिस्ट के लिए कुछ वैसा ही है जैसे सुमेरु पर्वत से संजीवनी बूटी ढूंढना, पर डेटा साइंटिस्ट ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी बिग डेटा से काम की चीजें निकालनी होती है। बिग डेटा पर आपको हमारी सेपरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री यहीं पर मिल जाएगी, आप उसे जरूर से देखिएगा। अब वापस आते हैं डेटा साइंस पर। तो डेटा साइंस के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अगर डिजिटल वर्ल्ड की बात करें तो फेसबुक पर हर दिन 350 मिलियन फोटोज अपलोड होते हैं। इंस्टाग्राम पर 2 बिलियन से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जो हर रोज 95 मिलियन फोटोज और वीडियोस को पोस्ट करते हैं। गूगल पर हर साल 1.2 ट्रिलियन सर्चेस किए जाते हैं। हर मिनट यूट्यूब पर 300 घंटे वीडियोस अपलोड होते हैं। डेटा इतना जनरेट हो रहा है कि डिजिटल यूनिवर्स 44 ज़ेटा बाइट्स तक पहुंच गया है। 44 ज़ेटा बाइट्स मतलब 44 ट्रिलियन जीबी। ये तो बस 3-4 प्लेटफॉर्म्स की बात हुई है। इसके बाद व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ट्विटर, शेयर चैट, टिकटॉक, टिंडर, ये लिस्ट अभी बहुत लंबी है। फिर ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल ड्राइव, वी ट्रांसफर, OTT प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे नाम है कि लेना पॉसिबल नहीं है। ये सभी मिलकर के उगा रहे हैं डेटा का जंगल। अब इस ह्यूज डेटा फॉरेस्ट से यूजफुल चीजें निकालने के लिए कुछ तो चाहिए ही। तो सबसे पहले है सास, SAS सास। जैसे सास अपनी बहू से ढूंढ ढूंढ कर काम करवाती है ना, ये कुछ वैसा ही है, जोक सपाट। तो सास को डेटा साइंस टूल्स में एक वैसा टूल काउंट किया जाता है जिसे स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है।
बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसे डेटा एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। सास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग परफॉर्म की जाती है। ज्यादातर डेटा साइंटिस्ट इसे अपना डेटा ऑर्गेनाइज और डेटा मॉडलिंग के लिए यूज करते हैं। ये एक हाईली एक्सपेंसिव टूल है जिसे लार्ज इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अगला नाम है अपाची स्पार्क। डेटा साइंस टूल्स एंड टेक्निक्स में अपाची स्पार्क या सिंपली स्पार्क है एक ऑल पावरफुल एनालिटिक्स इंजन जिसे स्पेशली बैच प्रोसेसिंग और स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ये बहुत से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस के साथ आता है जो किसी डेटा साइंटिस्ट को मशीन लर्निंग और स्टोरेज इन एसक्यूएल के लिए रिपीटेड एक्सेस टू डेटा की फैसिलिटी देता है। ये हेडूप से भी ज्यादा एडवांस्ड है और मैप रिड्यूस के मुकाबले इसकी परफॉर्मेंस 100 टाइम्स फास्टर है। अपाची स्पार्क में बहुत सी मशीन लर्निंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं जो एक डेटा साइंटिस्ट को दिए गए डेटा पर प्रेडिक्शंस करने की फैसिलिटी देता है। साथ ही दूसरे किसी भी बिग डेटा प्लेटफॉर्म के मुकाबले स्ट्रीमिंग डेटा हैंडल करने में स्पार्क बहुत ही बेहतर टूल है क्योंकि ये रियल टाइम डेटा प्रोसेस कर सकता है। इसके कंपैरिजन में ज्यादातर टूल्स सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा ही प्रोसेस कर पाते हैं। डेटा साइंस में इम्प्लीमेंट होने वाला अगला टूल आता है बिग एमएल। ये फुली इंटरैक्टेबल क्लाउड बेस्ड जीयूआई एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। बिग एमएल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हुए स्टैंडर्डाइज्ड सॉफ्टवेयर सर्विसेज देता है। इससे कंपनी अपने अलग अलग कामों के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज कर सकती है। जैसे ये एक सिंगल सॉफ्टवेयर सेल्स फोरकास्टिंग, रिस्क एनालिटिक्स और प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बिग एमएल प्रेडिक्टिव मॉडलिंग में स्पेशलाइज्ड है और क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग जैसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज करता है। डेटा साइंस का अगला टूल है D3.js। यहाँ JS का मतलब है जावास्क्रिप्ट जो कि मेनली एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। D3.js एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो वेब ब्राउजर के साथ इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है। D3.js के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस से एक डेटा साइंटिस्ट डायनामिक विजुअलाइजेशन और ब्राउजर के डेटा की एनालिसिस कर सकता है। इसकी एक और दमदार खासियत ये है कि ये एनिमेटेड ट्रांजिशंस दे पाता है। ओवरऑल किसी भी डेटा साइंटिस्ट के लिए ये एक यूजफुल टूल है जो लोग IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड डिवाइसेस पर काम करते हैं। अगला टूल एक डेटा साइंटिस्ट के लिए मतलब की चीज है। इसका नाम है MATLAB यानी मैटलैब। ये मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए एक मल्टी पैराडाइम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट देता है। साथ ही ये एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है जो मैट्रिक्स फंक्शंस, एल्गोरिथमिक इम्प्लीमेंटेशन और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग ऑफ डेटा जैसे फीचर्स देता है। डेटा साइंस के एरिया में मैटलैब को न्यूरल नेटवर्क और फजी लॉजिक को सिमुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक टूल इतना वर्सेटाइल है कि ये एक साथ कई सारे प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है जैसे डेटा क्लीनिंग एंड एनालिसिस और एडवांस्ड डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स। अगले टूल का नाम लेते ही आप भी खुद को डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट समझने लगेंगे। ये कुछ वैसा ही है जैसे आर्ट या होम साइंस के स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। और जेम्स बॉन्ड की तरह खुद को इंट्रोड्यूस करता वो टूल है एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डेटा एनालिसिस टूल है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया था एक स्प्रेडशीट कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर की तरह, पर आज ये ग्लोबली यूज हो रहा है डेटा प्रोसेसिंग, विजुअलाइजेशन और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए। ये जहां एक और पावरफुल एनालिटिकल टूल है फॉर डेटा साइंस, वहीं ये डेटा एनालिसिस का एक ट्रेडिशनल टूल भी है। एक्सेल में फॉर्मूला, टेबल्स, फिल्टर्स, स्लाइसर्स जैसे फीचर्स भी हैं। इसे यूज करके आप अपना कस्टमाइज्ड फंक्शंस और फॉर्मूला भी बना सकते हैं, पर इसे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कैलकुलेट करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे आज भी पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशंस और स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। कमाल की बात यह है कि ये SQL से भी कनेक्ट हो सकता है और डेटा एनालाइज या उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। डेटा साइंस का अगला टूल वो है जिसका एडवर्टीजमेंट आपने YouTube पर पक्के से देखा ही होगा। जैसे ही कोई टेक्निकल या सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियोस आप देखते हैं तो उसे स्किप ऐड से भगाया भी होगा। अगर आपने गेस कर लिया है तो आप बिल्कुल सही हैं। ये है टेब्लू जो एक डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। ये पावरफुल ग्राफिक्स सपोर्ट करता है जिससे आप इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशंस डिजाइन कर सकते हैं। ये बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए प्रेजेंटेशन बनाता है, यानी कि जब आपका डेटा साइंटिस्ट डेटा रिलेटेड विजुअल प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दिखाता है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो प्रेजेंटेशन टेब्लू में बना हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डेटाबेस, स्प्रेडशीट्स, OLAP यानी
ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ट्यूब्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। बहुत से डेटा साइंटिस्ट जियोग्राफिकल डेटा और लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स को मैप्स में विजुअली रिप्रेजेंट करने की इसकी काबिलियत को अप्रिशिएट करते हैं। विजुअलाइजेशंस के अलावा भी आप टेब्लो के एनालिटिक टूल से डेटा एनालाइज भी कर सकते हैं। ये एक्टिव कम्युनिटी फीचर्स के साथ आता है, जिससे आप अपनी फाइंडिंग्स और प्रेजेंटेशंस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर सकते हैं। टेब्लो एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है और ये टेब्लो पब्लिक नाम से फ्री वर्जन के साथ भी आता है। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनमें एक ग्रह ऐसा भी है जिसका नाम पृथ्वी पर बहुत ज्यादा यूज होता है। दुकान हो, बिजनेस हो या फिर डेटा साइंस का कोई भी सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, और ये नाम है जुपिटर। तो डेटा साइंस का अगला टूल है जुपिटर, जिसे प्रोजेक्ट जुपिटर भी कहते हैं। ये IPython पर एक ओपन सोर्स टूल है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाने और इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग करने में डेवलपर्स की हेल्प करता है। जुपिटर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जूलिया, पाइथन और R को सपोर्ट करता है। ये एक वेब एप्लीकेशन टूल है जो लाइव कोड लिखने में, विजुअलाइजेशंस और प्रेजेंटेशंस बनाने के काम आता है। जुपिटर में जुपिटर नोटबुक्स नाम का एक फीचर है जो डेटा क्लीनिंग, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन, विजुअलाइजेशंस और प्रिडिक्टिव मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने में हेल्प करता है। ये 100% ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक और पॉपुलर डेटा साइंस टूल है वेका, जिसका फुल फॉर्म है वाइकाटो एनवायरनमेंट ऑफ नॉलेज एनालिसिस। ये एक मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर है जिसे जावा में लिखा गया है। इसका काम है डेटा माइनिंग करना। अगर आप बिग डेटा वाली डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो डेटा माइनिंग का लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा। वेका अलग अलग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का कलेक्शन है जो डेटा माइनिंग में स्पेशलाइज्ड है। ये भी एक ओपन सोर्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के इम्प्लीमेंटेशन को ईजी बनाता है। अगर कोई डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग सीखना चाहता है तो उसके लिए वेका एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ ये सीख सकते हैं कि डेटा पर मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, वो भी बिना कोई कोड लिखे हुए। अब एक डिटेल्ड कंपैरिजन करते हैं डेटा साइंस वर्सेस डेटा साइंटिस्ट के बीच। इससे कई ऐसे पॉइंटर्स क्लियर हो जाएंगे जो इन दोनों को समझने में आपको लॉजिकल थिंकिंग देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा साइंस को एक डिसिप्लिन की तरह कंसीडर किया जाता है, जबकि डेटा साइंटिस्ट होते हैं इस फील्ड के प्रैक्टिशनर्स। डेटा साइंस लाइफ साइकिल में जरूरी नहीं है कि एक डेटा साइंटिस्ट हर प्रोसेस के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो। एग्जाम्पल के लिए डेटा पाइपलाइन एक ऐसा सेगमेंट है जिसे डेटा इंजीनियर्स हैंडल करते हैं, लेकिन इस काम में किस तरह के डेटा यूजफुल होंगे ये डेटा साइंटिस्ट रेकमेंड करते हैं। डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं जिसे लार्ज स्केल पर डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए जब मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने की बारी आती है तो डेटा साइंटिस्ट अपना पार्टनर बनाते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन की बात जब आती है तो डेटा साइंटिस्ट की जिम्मेदारी एक डेटा एनालिस्ट के जॉब को ओवरलैप कर देती है। मतलब किसी भी डेटा साइंटिस्ट का स्किल सेट एक एवरेज डेटा एनालिस्ट से बड़ा होता है। एक डेटा साइंटिस्ट स्टैटिस्टिकल इंटरफेस एंड डेटा विजुअलाइजेशन के लिए R और पाइथन जैसे कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का फायदा लेते हैं। डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस और प्योर साइंस स्किल्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही डेटा साइंटिस्ट के पास बिजनेस इंटेलिजेंस की समझ भी होनी चाहिए। वहीं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए भी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या दूसरे क्वांटिटेटिव फील्ड में बैचलर्स डिग्री की जरूरत पड़ती है। लेकिन सही स्किल्स और एक्सपीरियंस से इन सभी एरियाज में कॉलेज एजुकेशन ना होने पर भी डेटा एनालिस्ट बना जा सकता है। अब एक कंपैरिजन डेटा साइंस और बिजनेस इंटेलिजेंस का भी बनता है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों ही फील्ड को एक जैसा मान लेते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों ही किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा और उसकी एनालिसिस से जुड़े होते हैं, पर दोनों अलग है। देखा जाए तो बिजनेस इंटेलिजेंस या BI टिपिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जो डेटा प्रिपरेशन, डेटा माइनिंग, डेटा मैनेजमेंट और डेटा विजुअलाइजेशन का काम है। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल और प्रोसेस से अलग अलग इंडस्ट्रीज से कलेक्टेड रॉ डेटा पर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है, जबकि डेटा साइंस टूल्स इनसे ऊपर हैं। BI एक्चुअली स्टैटिक या अनचेंजिंग स्ट्रक्चर डेटा पर काम करता है, वहीं डेटा साइंस यूज करता है डिस्क्रिप्टिव डेटा को, जिससे फ्यूचर प्रेडिक्शंस और फोरकास्ट किए जाते हैं। आपको एयरलाइन टिकट बुकिंग वाले एग्जांपल याद ही होंगे। ब्रॉडर लेवल पर देखा जाए तो डिजिटली सेवी ऑर्गेनाइजेशंस डेटा साइंस और बिजनेस इंटेलिजेंस दोनों को साथ लेकर चलते हैं। अब समराइज करते हैं उन क्वालिटीज को जो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी है।
वो है किसी बिजनेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि जब आपके पास कोई क्लाइंट आए तो आप उससे जरूरी सवाल पूछ सके। बिजनेस सेंस और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को लेकर सॉल्यूशंस निकालने के लिए स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस मेथड अप्लाई करना आना चाहिए ताकि बिजनेस रिलेटेड डेटा एनालिसिस परफॉर्म किया जा सके। अभी थोड़ी देर पहले हमने जितने भी टूल्स के बारे में बताया था उसको यूज करना आना चाहिए। इससे ETL यानी एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड वाले टास्क किए जा सके। एक डेटा साइंटिस्ट को बिग डेटा से इंसाइट्स यानी काम की जानकारी निकालनी आनी चाहिए। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग, मशीन लर्निंग मॉडल्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग की समझ होनी चाहिए। डेटा प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स लिखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही डेटा साइंटिस्ट को एक अच्छा एक्सप्लेनर भी होना पड़ता है ताकि आप अपने क्लाइंट को ये समझा सके कि उन्हें किस तरह के सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। इससे क्लाइंट को कंपनी के डिसीजन मेकर्स और स्टेक होल्डर्स को टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। ये भी एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए कि डेटा रिजल्ट किसी स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी चीज है, डेटा साइंटिस्ट एक टीम प्लेयर होता है जो डेटा साइंस के दूसरे मेंबर्स के साथ मिलकर काम करता है, जैसे डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, IT आर्किटेक्ट्स, डेटा इंजीनियर्स और एप्लीकेशन डेवलपर्स। अब आते हैं डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग पर। यहाँ पर आप समझेंगे कि कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा साइंस को सपोर्ट करता है। तो दरअसल क्लाउड कंप्यूटिंग से डेटा साइंस को मिलती है एडिशनल प्रोसेसिंग पावर, एक्सेस ऑफ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी और दूसरे कई सारे टूल्स का सपोर्ट जो डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। क्योंकि डेटा साइंस आमतौर पर लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करता है, इसलिए वैसे टूल्स जो समय रहते काम खत्म करने में मदद करते हैं उनकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशंस जैसे डेटा लेक्स स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस देता है। इससे एक डेटा साइंटिस्ट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को डेटाबेस में इंजेस्ट और प्रोसेस कर पाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग से एक एंड यूजर बड़ी आसानी से डेटा को एक्सेस कर पाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग से छोटे छोटे डेटा नोड्स बनते हैं जो डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स को आसान बनाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स होते हैं, मसलन पर यूज और सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस। इसका फायदा बड़े एंटरप्राइज और छोटे स्टार्टअप भी उठाते हैं। अगेन बिग डेटा पर हमारी टीम ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उससे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की भी अच्छी समझ हो जाएगी। तो प्लीज आप उसे मिस मत कीजिएगा, जैसे ही समय मिले जरूर देखिएगा। वहीं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ज्यादातर डेटा साइंस टूल सेट को यूज करती हैं। जब उन्हें क्लाउड डेटाबेस पर डाल दिया जाता है तब उन्हें लोकली इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, मेंटेन और अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। गूगल, IBM, Amazon सभी क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और इन्हें मैनेज करने के लिए डेटा साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। अगर इंडिया की बात करें तो एक डेटा साइंटिस्ट की सैलरी 4 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए एनुअल हो सकती है, जबकि एवरेज सैलरी 10 लाख रुपए सालाना तक होती है। तो चलिए इसी के साथ सम अप करते हैं डेटा साइंस की इस डॉक्यूमेंट्री को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पूरी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी, और इस तरह की ढेर सारी डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पर मौजूद है जो आपकी नॉलेज के लिए पावर बूस्टर का काम करती है। तो रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद। देखते रहिए infinitystream.tv।